मायके से अच्छा ससुराल। पायल अपने चाचा चाची के साथ धौलपुर गांव में रहती थी। पायल की चाची चांदनी बेहद ही कामचोर और कसाई किस्म की औरत थी। वह खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई कामचोर। पायल भागकर अपनी चाची के पास आती है। चाची, आपने बुलाया? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मेरे लिए मलाई मार के अदरक इलायची की कड़क चाय बना कर ला, साथ में प्याज पालक के पकौड़े भी। चांदनी की फरमाइश के पायल रसोई में आकर चाय पकौड़े बनाने में जुट जाती है कि कुछ ही देर में चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ नासपीटी निखट्टू, जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब रेस लगाए बैठे हैं। लाई चाची, बस 5 मिनट। पायल इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं थी कि उसकी चाची चांदनी को खाने पीने में देरी बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। तभी चांदनी उस पर बरसते हुए कहती है, एक कप चाय और चंद पकौड़े तलने में तुझे इतनी देर लग गई? इतनी देर में तो मैं पूरी पकवानों से भंडार भर दूं। ऐसे ही हाल रहा तो ससुराल वाले एक दिन ही धक्के मार कर निकाल देंगे बाहर। अरे अब मेरे सर पर खड़ी क्या है, जा जाके रात के खाने की तैयारी कर। हाँ। पायल आंसुओं से भरी पल के लिए रसोई घर का रुख करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ पापा, आखिर आप दोनों अपनी बेटी को इस अनजान दुनिया में क्यों छोड़ गए? चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाची कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती। हर दिन मेरे किए कामों में नुक्स निकालकर ताने मारती हैं। रात होने पर जब रामलाल घर लौटता है तो पायल चांदनी और उसे खाना परोसती है और जैसे ही खुद भी खाने की थाली पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है तभी चांदनी उसे झड़पते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये कुर्सी क्यों खींच रही है? वो चाची, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारा दिन कामों में निकल गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी खाने की थाली लगा रही हूँ। बाद में अकेले खाने से बेहतर है कि आप दोनों के साथ बैठकर खा लूं। चुपचाप खड़ी रहे, बड़ी आई हमारे साथ खाने वाली। हमारी थाली में जो खाना बचेगा वो क्या तेरा बाप खाएगा? हाँ? चाची, रोज तो मैं आप दोनों का बचा खुचा जूठा नहीं खाती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा जो एक दिन मैं अलग से खा लूंगी तो? पायल को ऐसा बोलता उसका चाचा रामलाल उसकी आवाज को दबाते हुए कहता है, चुप कर बेगे औरत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अरे शुक्र मना हमारा जो भैया के मरने के बाद मैंने तुझे पनाह दी, वरना भिखारियों की तरह दर दर भटकती हुई भीख मांग रही होती। रामलाल के कड़वे शब्द पायल के सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे, जिसके बाद वह रोती बिलखती हुई कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक रोज रामलाल चांदनी से कहता है, अरे सुनती हो भगवान, बड़ी उम्दा खबर लाया हूँ। अरे तो बताओ भी, बात क्या है? पायल के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। एक पैसे की मांग नहीं है उनकी। इसे हमारे 2 फायदे हैं। इसके ब्याह की जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा और भाई साहब के इस प्रॉपर्टी पर भी हमारी पूरी दावेदारी जम जाएगी। अपने स्वार्थ को साधते हुए रामलाल और चांदनी पायल की शादी एक बड़े परिवार में कर देते हैं, मगर बहू बनी पायल के मन में बार बार ससुराल वालों की चिंता उमड़ घुमड़ रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। जब मेरे खुद के सगे चाचा चाची मेरे ना हो सके तो ससुराल तो शासन का दूजा नाम है। पायल अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी सास सीता कहती है, अरे बहू रानी, कहाँ खो गई? भीतर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे ससुर, ये जेठानी ज्योति, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास। पायल को अंदर ही अंदर ससुराल वालों का खौफ खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरी हुई झिझक देखकर उसकी जेठानी ज्योति कहती है, पायल, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। पायल अपने कमरे में आकर गहरी नींद में गुम हो जाती है और अगली सुबह 10 बजे उसकी आंख खुलते ही उसकी निगाह घड़ी की ओर घूम जाती है। शादी के पहले दिन मैं इतनी देर से उठ रही हूँ, पता नहीं मेरी सास, ननद और जेठानी मुझे कितना सुनाएंगी। इसी डर के साथ बेचारी बड़ी झुंझुलाहट के साथ नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ ज्योति कहती है, अरे पायल, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे कमरे में ही चाय ला रही थी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी देर से नहीं जागना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रह गई। पायल की आंखों में उभरी उथल पुथल और बड़ी बेचैनी को देखकर ज्योति उसे सहलाते हुए सुलझा सा जवाब देती है, अरे पायल, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, सारा काम खत्म हो चुका और मुझे जेठानी जी नहीं जीजी कहकर बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ये लो, ये चाय पापा जी को दे आओ। पायल सर पर पल्ला किए अपने ससुर को चाय देते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये लीजिए ससुर जी चाय। ये क्या पायल बहू, आज के जमाने में ये पल्लूश? शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे ससुराल वाले पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ससुर जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ। बहू? इस घर आंगन को ससुराल नहीं बल्कि मायका मान ले, और मुझे अपनी माँ। इस घर में बहू और बेटी का बराबर दर्जा है। ये सुनकर पायल की आंखों के आगे अपने चाचा चाची के सौतेलेपन की छवि उभर आती है, जिसके साथ बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के हैं, तू तो खामखा ही खौफ खा रही थी पायल। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर खाना बनाकर मेज पर लगाती हैं। सभी को खाना सर्व करके पायल खड़ी हो जाती है। तभी उसकी ननद निम्मी कहती है, अरे पायल भाभी, आप खड़ी क्यों हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाइए। अभी ननद को खाने के खातिर जोर कसता देखकर पायल झिझकते हुए बोलती है, मगर निम्मी, ऐसे कैसे? पहले तो घर के बड़े खाते हैं, फिर बहू। ये सुनकर बहू की सास सीता मुस्कुराते हुए उसे खाने की मेज पर बैठाकर खाने की थाली परोस कर कहती है, बहू, तुझे कहा था ना कि इसे ससुराल समझने की बजाय अपना मायका मान। खाने का असल मजा तो पूरे परिवार के बीच आता है। चल अब खाना शुरू कर, तेरे पहले निवाले के बाद हम खाएंगे। ये पहली बार था जब पायल के सामने जूठन से भरी थाली की बजाय प्यार दुलार से भरपूर खाना था। पायल के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खाने का पहला कौर खाते ही बहू की आंखों से खुशी के अनूठे आंसू उमड़ पड़ते हैं और वह बेझिझक बोलती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना सुनहरा ससुराल मिला है। मैं हमेशा अपनों के प्यार को तरसती रही, हमेशा चाचा चाची में उस प्यार भरी छवि को खोजती रही, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ दुत्कारा। मगर आज मुझे अनाथ के पास माँ जैसी सास, पिता जैसे ससुर, सहेली जैसी ननद और बहन से बढ़कर जेठानी मिली है, और एक ऐसा जीवन साथी जिसने मुझे खुशी से स्वीकारा। आज मुझे सही मायनों में मायका मिल गया। भगवान सभी लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। जिस अपनेपन की चाहत पायल को उसके मायके से थी, वह ससुराल में पूरी होती है। किसने सोचा था कि पायल को मायके से बढ़कर प्यार दुलार करने वाला ससुराल मिलेगा। आज पायल के हक की खुशियां उसकी झोली में आ ही गई। लंबे गले वाली सास। एक गांव में एक माया नाम की औरत रहती थी। माया उम्र में 45 साल की थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये सोचती थी कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके चलते वो अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप भी किया करती थी। वो हर रोज शाम के वक्त टहलने निकला करती थी। एक दिन वो टहलते टहलते जा रही थी। रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां उसे मिल जाती हैं। अरे कांता, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बहन, घर की तरफ जा रही हूँ। मेरी बहू और बेटा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कांता, जरा अपनी तरफ देखो, तुम मेरे साथ ही हो, और फिर भी तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ गई है। अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम पोती पोता वाली हो गई हो। अरे हाँ हाँ माया बहन, तुम्हारी खूबसूरती की होड़ कोई थोड़ी ना कर सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि क्या बताऊं। अरे हाँ हाँ, ये सब तो है। आखिर मैंने अपनी खूबसूरती को ढलने थोड़ी दिया है। मेरी उम्र के हिसाब से आज भी मैं बिल्कुल जवान लगती हूँ, जवान। माया की सहेलियां उसकी बातों पर हंसने लगती है, जिसके बाद उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। माया टहलकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही विक्रम अपनी माँ माया को देखता है, वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। इतना मेकअप, और वो भी इस उम्र में। तुझे नहीं पता, ये मेकअप ही तो मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अब तेरी बहू की तरह तो नहीं कि इस उम्र में भी अपनी रंग रूप और रंगत को निखार नहीं सकती। माँ, कितनी बार आपको समझाया है कि किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ। मैंने कौन सा गलत कहा है कुछ? माया को अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि वो अपनी बहू को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। वो अपनी बहू को दिन रात ताने भी दिया करती थी।
ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बाद एक दिन माया फिर से टहलने जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वैसे खूबसूरती के लिए जंगल की एकदम ताजी ताजी हवा लेनी अच्छी बात होती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद माया को एक साधु महाराज तपस्या करते हुए नजर आते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, सामने कौन बैठा है? तपस्या करते हुए एक साधु महाराज। क्यों ना मैं आज इनकी तपस्या भंग कर दूं, बहुत मजा आएगा। माया वहां से गुजरते हुए गाना गाने लगती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। माया की आवाज से साधु की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो अपने सामने माया को देखता है और गुस्से से माया से कहता है, ये पता होने के पश्चात कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुमने यहाँ से गुजरते हुए गाना गाया और तुमने मेरी बरसों की मेहनत को एक क्षण में भंग कर दिया। ओहो साधु महाराज, भला मैं आपकी तपस्या भंग क्यों करूंगी? मैं तो इस जंगल की खूबसूरती के चलते अपने गले को थोड़ा साफ कर रही थी। मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? मैं सब जानता हूँ। अरे बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है मैंने। सब पता है मुझे कि तू किस तरह अपनी खूबसूरती का घमंड करती है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब भी तू अपनी खूबसूरती का लोगों को घमंड दिखाएगी तो तेरी गर्दन बड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जिसके बाद माया अपने आप से कहती है, अरे बेकार में ही मुझे डरा कर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। भला इस जमाने में भी किसी को श्राप चढ़ता है क्या? माया साधु की बातों को अनसुना करके वापस घर लौट आती है और घर लौटने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, ओहो बहू, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे थोड़ा तो सही से रहा कर घर में। अरे मुझे देख, मैं तुझसे कितनी खूबसूरत लगती हूँ। ऐसा लगता है इस घर की बहू तू नहीं, मैं हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बिना मेकअप किए ही ठीक हूँ। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद माया अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाती, जिस पर उसका जरा सा भी ध्यान नहीं होता। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी सहेली मुमताज के घर जाती है और उससे कहती है, अरे मुमताज, तेरे चेहरे को क्या हुआ है? हे भगवान, समय से पहले ही इतनी सारी झुर्रियां आ गई है। तू तो मेरी माँ लग रही है बिल्कुल। अरे अब उम्र के साथ ये तो होता ही है माया, लेकिन तेरी बात अलग है। तूने तो अपने आप को बूढ़ा होने ही नहीं दिया, या फिर ये कहूँ कि तू अपने आप को कभी बूढ़ा समझती ही नहीं। अरे मैं तो हमेशा ऐसी ही जवान दिखूंगी, मेरी चिंता मत कर। तभी माया की गर्दन थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, जिसे देखकर मुमताज कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गर्दन हल्की सी लंबी हुई है। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्दन तो पहले जैसी ही है। माया मुमताज की बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो उसके साथ थोड़ी देर बात करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो जाती है। गांव के सभी लोग उसकी लंबी गर्दन देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, माया की गर्दन कितनी लंबी हो गई है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल जिराफ जैसी गर्दन लग रही है। सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर माया को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है जो गांव का हर एक व्यक्ति मुझे देखकर हंस रहा है? माया जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बेटा विक्रम उसकी लंबी गर्दन को देखकर उससे कहता है, माँ आपकी गर्दन को क्या हो गया? अरे ये तो सांप की तरह निकले ही जा रही है। अरे माँ जी, आप तो बहुत भयानक लग रही हो। कहीं कोई बच्चा देख लेगा तो डर के मारे आपके सामने भी नहीं आएगा। बस कर बहू, क्या कह रही है तू? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई कि लोग मुझसे डरने लगेंगे? जरा मैं भी तो देखूं, आखिर कितनी लंबी हो रही है। माया शीशे के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लंबी गर्दन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है साधु महाराज का श्राप मेरी गर्दन को लग गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसा कहकर माया रोने लगती है। जिसके बाद अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर विक्रम उससे पूछता है, साधु महाराज का श्राप? ये कैसी बातें कर रही हो? आपको किसी ने श्राप दिया है क्या माँ?
माया ये सुनकर अपने बेटे और अपनी बहू को साधु महाराज के बारे में बताती है। इसे सुनकर दुर्गेश्वरी अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, आप हमेशा लोगों को देखकर उनकी उम्र का मजाक उड़ाया करती थी और अपनी खूबसूरती का इतना घमंड दिखाया करती थी कि कोई आपके आगे कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन आज देखो, आज आपको कोई अगर देख ले तो 7 दिन तक डर के मारे घर से बाहर ही ना निकले। बेटा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाया करूंगी और ना उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तुलना करूंगी। लेकिन मेरी गर्दन मुझे पहले जैसी चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कुछ कर। आप चिंता मत करो माँ, मैं साधु महाराज को ढूंढ कर लाऊंगा और उनसे इस श्राप का तोड़ मांगूंगा। विक्रम जंगलों में जाकर यहाँ वहाँ साधु महाराज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे साधु महाराज कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे हुए नजर आते हैं। वो उनके पास जाता है और अपनी माँ की सारी परेशानी उन्हें बताता है। जिसके बाद साधु महाराज विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा तुम्हारी माँ की गर्दन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और अपने घर वापस लौट आता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को साधु महाराज की बात बता देता है। बेचारी माया रोते रोते रात को सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो सबसे पहले उठकर शीशे में अपनी गर्दन देखती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गर्दन पहले की तरह ठीक हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना किसी की तपस्या भंग करूंगी। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 अमीर गरीब बहुओं की सवारी। शीशगंज गांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 3 बेटे हैं, महेंद्र, सुरेंद्र और गजेंद्र। शिल्पा अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू करती है। सोफे पर बैठी शिल्पा चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी पंडित जी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जय राम जी की शिल्पा बहन। पंडित जी, आप इतने सवेरे सवेरे विराजिए। वो तुम्हारे तीनों बेटों के लिए एक से एक लड़कियों की तस्वीर लाया हूँ, जरा देख लो, शायद कोई जच जाए। ऐसा कहते हुए पंडित जी तस्वीरों का थाक शिल्पा के हाथों में थमाते हैं। तभी शिल्पा की नजर पहले के 3 तस्वीर पर जा रुकती है। पंडित जी, मुझे ये तीनों लड़कियां जच गई हैं। आप इन्हीं से मेरे बेटों की शादी की बात बढ़ाइए। अरे शिल्पा बहन, ये तीनों तस्वीर वाली लड़कियां अलग अलग तबके से हैं। ये त्रिशाला है, ये माया और ये गूंजा, जो बगल के गांव के गरीब किसान की बेटी है। और त्रिशाला बड़े ऊंचे खानदान की और माया मध्यम वर्गीय घराने से है। अरे पंडित जी, शादी ब्याह के बंधन ऊपर से बंध कर आते हैं। ईश्वर की दया से मेरे घर में घटी नहीं है, ना मुझे दान दहेज का लोभ है। आप बात बढ़ाइए। पंडित जी की पैरवी पैतरे से पारिवारिक रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बहुओं की विदाई के साथ उन्हें दहेज में अलग अलग सवारी मिलती है। जैसे सबसे अमीर बहू त्रिशाला को महंगी लग्जरी गाड़ी, तो मिडिल क्लास बहू को स्कूटी और सबसे गरीब बहू गुंजा को एक दुधारू गाय मिलती है, जिसे लेकर बारात बहुओं के साथ अपने गढ़ लौटती है। दुल्हन के लिबास में ससुराल की दहलीज पर खड़ी दोनों बहू गुंजा की हंसी उड़ाते हुए कहती हैं, अरे कोई इस गरीब बहू की गाय को खूंटे से बांधो, वरना ये ऐसी ही नाक में दम करती रहेगी। जेठानी जी, मेरी बेजुबान गाय आपसे कोई मीठे मिष्ठान तो मांग नहीं रही, जो आप मेरी गौरी को देखकर ऐसे मुंह बना रही हैं। मुंह नहीं बनाऊं तो क्या तारीफ के पुल बांधूं? तुम्हारे बाप की दहेज देने की औकात नहीं थी, जो 2 कौड़ी की गाय थमाकर खदेड़ दिया। देखो, मेरे डैडी ने मुझे लाखों की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में दी है। सोचो कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे सामने से कार में सवार होकर गुजरूंगी। हाँ त्रिशाला, खूब मजा आएगा जब मैं और तुम कार और स्कूटी की सवारी करेंगे, वहीं हमारी गरीब देवरानी 2 कौड़ी गाय की सवारी करेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर गरीब बहू समझदारी से चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। समय बीतता है। एक सुबह तीनों बहुएं अपनी सवारी को साफ कर रही थीं। तभी त्रिशाला तफरीबाजी करते हुए कहती है, माँ, माँ,
अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, अपनी सो कॉल सवारी की भोंपू बंद करने को कहो, इसकी गुहार हमारे कान फाड़ रही है। गुंजा रानी, तुम हमारी देखा देखी अपनी गाय को खामखा गीला कर रही हो, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद यह गोबर में सनी नजर आएगी और हमारी सवारी सप्ताह भर चमचमाती हुई दिखेगी। जेठानी जी, अगर आपको मेरी गाय गौरी के गोबर देने से डा है तो आप भी गुसलखाने में घर बनाकर रंगारंग कार्यक्रम करते रहिए, किसने मना किया? यह सुनकर दोनों बहुएं गुस्से से फुफकारती हुई कहती हैं, तुम्हें तो हम देख लेंगे। देखो मगर प्यार से। समय बीतता है, बावजूद इसके तीनों बहुओं में अपनी अपनी सवारी को लेकर तू मैं बढ़ती ही जाती है। एक सुबह मेरी सवारी गाड़ी तुम दोनों की तुच्छ सी सवारियों को चुटकी में मात दे सकती है। त्रिशाला, माना की सवारी में मेरी स्कूटी तुमसे छोटी है, मगर ये मत भूलना कि मेरी एक्टिवा फर्रारी की तरह भागती है, इसलिए तुम दोनों मेरे आगे घर में ही घुटने टेक दो, वरना रेस के लिए तैयार रहो। मेरी दोनों जेठानियों, जब तक इंसान मैदान में महारथी साबित नहीं हो जाता, उसे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब तो रेस हो ही जाए। तीनों बहुएं अपनी सवारी का लोहा मनवाने के लिए रेस की शर्त स्वीकार कर लेती हैं और यह बात शिल्पा को बताती हैं। यही बेहतर है कि कम से कम इस रेस के बाद रोज रोज मेरा घर मछली बाजार तो नहीं बनेगा। अगले ही दिन जहां अमीर त्रिशाला अपनी कार, माया अपनी स्कूटी और गरीब बहू अपनी गाय पर सवार हो जाती है, पूरा गांव उनकी सवारी रेस को देखने के लिए मैदान में उतर जाता है। अब सुनो, जो अपनी सवारी के साथ इस नुक्कड़ से गांव की सीमा के पास पहले पहुंचेगा वही जीत का ताज पाएगा। देखते हैं जीत किसकी होगी। तीनों बहू अपनी अपनी सवारी को दौड़ाने लगती हैं। त्रिशाला अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके सबसे आगे निकल पड़ती है, वहीं माया भी अपनी स्कूटी को रफ्तार से भगाती है। त्रिशाला कहती है, जीत तो मेरी ही होगी। अचानक त्रिशाला की कार का पहिया एक गड्ढे में बुरे तौर से फंस जाता है, वहीं माया की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मेरी स्कूटी को अभी साथ छोड़ना था, इसके तेल को भी अभी तेल लेने जाना था। आखिरकार जीत गुंजा और उसकी गाय गौरी की होती है, जिसके साथ पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका साथ देते हुए ठहाके मारकर शहरी बहुओं के सवारी गाड़ी का ठट्ठा उड़ाने लगती है। देख लो जेठानी जी, आज मुझ गरीब बहू की गौरी की सवारी ने मुझे जिता दिया। आप दोनों की दशा उस जीत में हारे खरगोश के जैसे है, जिसे अपनी तेज गति का घमंड था, मगर धीमी गति के एक कछुए ने उसे मात दे दिया, मेरी तरह। गरीब बहू की यह बात सुनकर दोनों गुस्से से दांत पीस कर रह जाती हैं। समय बीतता है। एक रात गुंजा की सेहत उसका साथ छोड़ जाती है और शिल्पा कहती है, त्रिशाला, माया, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात को नींद में टांग क्यों अड़ा रही हैं? अरे गुंजा बहू की हालत बिगड़ गई है, अपनी गाड़ी निकाल, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माँ जी, गुंजा के पास तो हमसे बेहतर फरारी की सवारी है। उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब क्या होगा? मेरी गाड़ी ऐसे एरो गैरो के लिए नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ करिए। दोनों बहुएं अपनी रईसी का रौब झाड़कर गुंजा को दर्द में तड़पता छोड़कर सोने चली जाती हैं। शिल्पा अपनी सूझबूझ से घरेलू नुस्खे करके अपनी गरीब बहू के पास बैठी बिहान कर देती है, मगर कहते हैं कर्मा खुद को दोहराता है। एक दिन दोनों बहू अपने आमने सामने से आ रही होती हैं कि उनकी वाहन की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके चलते वह सड़क किनारे गिरकर बेहोशी की बोझलता में चली जाती हैं। तभी गुंजा, जो कि अपनी गाय को खेत खलिहान से चराकर खूंटा थामे घर की ओर बढ़ रही, उसकी गाय गौरी उन्हें देखकर जोरों शोरों से गुहार लगाती हुई पहुराई करने लगती है। गौरी, क्या हो गया तुझे? चारा खाकर तेरा पेट टंच नहीं हुआ क्या? क्यों रेक रही है? गौरी का इशारा बूझकर जैसे ही गरीब बहू पीछे पलटती है तो अपनी जेठानी को खून में लथपथ देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये तो मेरी जेठानी जी हैं। मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। गौरी, आज तुझे अपनी गरीब बहू के लिए रफ्तार में दौड़ना होगा। गुंजा उन्हें अपनी गाय पर सवार कर लेती है और उन दोनों को एक कपड़े से अपने कमर में बांध लेती है, जिसके साथ उसकी गाय तेज गति से रास्ते रौंदती हुई अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर की फौज उनका उपचार करने में जुट जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों बहू बेहोशी से बाहर आती हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप दोनों? डॉक्टर, हमें यहाँ कौन लाया? आप दोनों के शरीर से खून का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आपकी जान भी जा सकती थी। वो तो गनीमत है जो ये बेजुबान गाय और वो गरीब बहू आपको लेकर यहाँ आ गई। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहू समझ जाती हैं कि वह गुंजा और गौरी थी। तभी गुंजा भीतर आती है। शुक्र है जेठानी जी, आप दोनों ने आंखें खोल दी। गुंजा, हम दोनों ने कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर तुमने मसीहा बनकर हमारी जान बचा ली।
हमारी सांसें तुम्हारी सवारी गाड़ी गौरी की देन है। उस घटना के बाद बहुओं के बीच बंधे अमीरी गरीबी की गांठ हमेशा की खातिर खुल जाती है, जिसके बाद वह फिर कभी अपने सवारी पर नहीं इतराती। साथ ही तीनों बहुओं के ताने बाने मधुर रिश्तों का मोड़ ले लेते हैं। नान रोटी सब्जी बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को, कहाँ लेकर जा रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, जिसके जुर्म में हम उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या चोरी किया जिसके जुर्म में आप उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हो? तुम्हारे पति ने एक सुनार की दुकान से कई सारे हीरे चोरी किए हैं, और वो भी 1 करोड़ के। अरे बेटा, क्या ये सब सच है? हाँ माँ, यह सब सच है। मुझे दारू पीनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस कारण मैंने चोरी की। ये सब अपने बेटे के मुंह से सुनने के बाद कौशल्या कुछ भी कह नहीं पाती और वो पुलिस को अपना काम करने देती है। माँ जी, आपने इतनी आसानी से अंकित जी को जाने क्यों दिया? अरे बहू, उसने गलती की है। एक तो कमाता नहीं है, कई बार तो घर में से सामान चोरी करके भी बेचा है अंकित ने। उसकी जिंदगी का सबक उसे मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर कौशल्या अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद नीलम और कौशल्या शाम के खाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो, घर में राशन भी खत्म हो गया है। अभी का तो काम चल जाएगा, लेकिन कल सुबह हमारे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अरे बहू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, कल सुबह हम अपने लिए कोई काम ढूंढने निकल जाएंगे। दोनों सास बहू बचा कुचा खाना बनाकर खा लेती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें अपने पास काम पर नहीं रखता, जिसके बाद वो चलते चलते भूखी प्यासी यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। नीलम बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे पास कोई काम नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, हमें किसी ने कोई काम नहीं दिया। तू चिंता मत कर बहू, भगवान अगर हमारा एक रास्ता बंद कर रहा है तो दूसरा जरूर खोलेगा। ऐसे ही वो दोनों चलते चलते एक नान रोटी सब्जी वाले की दुकान पर आकर रुक जाती हैं। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगती है। माँ जी, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है, चल बहू। दोनों सास बहू नान रोटी सब्जी की दुकान पर जाकर वहाँ के एक आदमी से कहती हैं, देखिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे दोगे? उसके बदले हम आपकी दुकान के जूठे बर्तन धो देंगे। ये बात है। वैसे भी आज बर्तन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों खाना खा लो, उसके बाद बर्तन धोकर जाना। नीलम और कौशल्या दोनों सास बहू नान रोटी सब्जी खाकर वहाँ के झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो दोनों जाने से पहले महेश से कहती हैं, हमने सुबह से यहाँ से वहाँ बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमें कोई काम नहीं दिया। आपके यहाँ बर्तन धोने वाली नहीं है, अगर आप चाहो तो हम दोनों को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकते हो। महेश उन दोनों को काम पर रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों महेश के पास काम करने के लिए आ जाती हैं, जिसके बदले महेश उन दोनों को सुबह शाम नान रोटी और सब्जी खिला दिया करता था, लेकिन वो उनसे 2 गुना ज्यादा काम करवाया करता था। एक दिन नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कब तक ऐसे इनके पास काम करते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ हमें भी नान रोटी का काम शुरू कर देना चाहिए, इसमें बहुत कमाई है। ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? कौशल्या के कहने के बाद बेचारी नीलम परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है। वो उसे उतार कर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ एक औरत के लिए उसके सुहाग की निशानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिलहाल मेरा सुहाग जेल में बंद है और हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारे मरने से अच्छा है कि मैं अपना मंगलसूत्र किसी दुकान में गिरवी रख दूं और उन पैसों से हम नान रोटी और सब्जी की दुकान खोलें। लेकिन बहू, ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम इस मंगलसूत्र को गिरवी से उठा लेंगे। कौशल्या नीलम के साथ मिलकर उसका मंगलसूत्र गिरवी रख देती है, जिसके बाद वो दोनों मिले हुए पैसों से एक छोटी सी नान रोटी सब्जी की दुकान खोलते हैं, जिसके बाद उनकी दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे, तुम्हारे यहाँ से नान रोटी सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा 1 प्लेट नान रोटी सब्जी की लगा दो। कौशल्या और नीलम दोनों सास बहू मिलकर काम करती हैं और फौरन नान रोटी सब्जी लगा देती हैं। अर्जुन को उन दोनों की नान रोटी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है।
अरे वाह, तुम्हारी दुकान में तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। अब मैं कल अपने कई दोस्तों को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ऐसे खाकर वो पैसे देकर वहां से निकल जाता है। वहीं दिन भर उनकी दुकान में कई लोग आते हैं और नान रोटी सब्जी खाकर जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। रात को वापस घर पर लौटते हुए नीलम अपनी सास से कहती है, ये लीजिए माँ जी, आज हमने पूरे 3000 रुपए की कमाई की है। अरे वाह बहू, तेरा आइडिया तो जबरदस्त चल रहा है। अब हम इन पैसों से अपनी सभी परेशानियों को सही से दूर कर लेंगे। अब दोनों सास बहू नान रोटी सब्जी की दुकान रोजाना लगाने लगती हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं और वो पैसा इकट्ठा करने लगती हैं। जैसे उनके पास थोड़ा पैसे इकट्ठा होता है, वो दोनों अंकित को जेल से छुड़ा लेती हैं। अंकित के आने के बाद कौशल्या उससे कहती है, देखा बेटा, तेरे जाने के बाद हम दोनों सास बहू की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने कई दिन भूखे रहकर निकाले, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद हमारा नान रोटी और सब्जी का काम शुरू हुआ। अब तू हमारे साथ मिलकर नान रोटी सब्जी में हमारा हाथ बटाइयो। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है, आप दोनों ने मेरे न होने पर इतना कष्ट उठाया। अरे मैं ही पागल था, दारू के नशे में मैंने न जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए और खुद की नौकरी भी बर्बाद कर दी। लेकिन जेल में जाने के बाद मुझे अच्छा सबक मिला है। आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी समझ लिया। बस अब हम तीनों मिलकर नान रोटी सब्जी का काम करेंगे और अपनी सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी नान रोटी और सब्जी का काम करवाने में हाथ बटाने लगता है। एक तरफ नीलम सभी लोगों के ऑर्डर ले रही होती है, तो दूसरी तरफ कौशल्या नान रोटी सब्जी बना रही होती है। वहीं तीसरी तरफ अर्जुन सभी कस्टमर्स को उनका ऑर्डर दे रहा होता है। ऐसे ही एक साथ मिलकर वो तीनों कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी नान रोटी सब्जी की दुकान खोलते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में उनकी दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। सास बहू का झगड़ा। सूरज ढले घंटा भर हो गया, मगर अब तक महारानी के कदम घर में नहीं पड़े। सास चिल्ला रही थी। बहू हाथों में थैलियां लटकाए घर में घुसती है। आ गई बहू रानी। शॉपिंग के आगे समय का तो तुझे कोई तकाजा है। बस एक बार नोटों के बंडल बहुरानी के हाथ में पड़ते नहीं, बस आजाद परिंदे की तरह निकल पड़ती है खरीदारी के लिए। सास के शब्द खत्म नहीं होते कि बहू सास पर बिगड़ जाती है। अरे तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? आप भी आए दिन सायरा बानो बनकर शॉपिंग करने जाती है। मैंने तो कोई रोक टोक नहीं की, मगर आपकी तो आदत है बहू की खुशियाँ खराब करने की। जब देखो किचकिच करती रहती है। हाय हाय, कैसी बेशर्म बहू पल्ले पड़ी है। अरे अरे देखो देखो दुनिया वालों, मेरी लड़ाकू बहू अपनी बूढ़ी सास से कैसे झगड़ा लड़ती है। हाँ हाँ सासू माँ, सारी गलती तो मुझ बहू का ही है। आपने तो जैसे मुंह में दही जमा रखी है। ये है सौदामिनी और बबीता, जो मनिकपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों सास बहू हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ती रहती हैं। बिल्कुल आज के जैसे पूरा मोहल्ला सास बहू के झगड़े देखकर फुसफुसा रहे थे। तभी दोनों के पति सुरेश और राजेश घर लौटते हैं। बाबूजी, ये शोरगुल कैसा है? सामने देख राजेश, फिर ये सास बहू चौखट पर खड़ी होकर चिल्ला रही हैं। चल जल्दी। माँ, बबीता, ये सब क्या चल रहा है? अजी मुझसे क्या पूछते हो? अपनी झगड़ालू माँ से पूछो। हाँ, मुझे झगड़ालू बोलती है? तू तो जैसे दूध की धुली है। सास बहू के बीच के झगड़े को बढ़ता देखकर ससुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बोलता है, अरे अब थम भी जाओ। एक दूजे से झगड़ने में दोनों सास बहू तुमको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारा झगड़े का मजा ले रहा है। बेचारे बाप बेटे सास बहू को समझा बुझा कर झगड़े को खत्म कर देते हैं, मगर ये शांति ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाली थी। अगली सुबह, बहू, वो तेरे पास जो गुलाबी रंग की साड़ी है ना, वो इस्त्री कर दे। आज शाम को मैं रज्जो की बहू की मुंह दिखाई में वही पहन कर जाऊंगी। माफ करना माँ जी, मगर मुझे अपनी साड़ी का सत्यानाश करने का कोई शौक नहीं है। अरे मैं तेरी साड़ी को खा थोड़ी जाऊंगी, एक बार पहनकर लौटा दूंगी। और ये मत भूल, वो साड़ी तूने मेरे बेटे की कमाई से खरीदी हुई है। आपके बेटे का तो पता नहीं माँ जी,
मगर वो साड़ी मैंने अपने पति के पैसे से खरीदी थी। और इतना ही बहू की साड़ी पहनने का शौक है तो पहले वजन घटाइए, क्योंकि काम तो आप करती नहीं, दिन भर पलंग पर पसर कर ठकम ठेले ठूसती रहती हैं। ये सुनकर बहू के आगे सास का मुंह बंद हो जाता है और बहू इठलाते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी सास खुद में फुसफुसाती है, अपने फिट एंड फाइन फिगर पर बहुत नाज है ना बहू रानी तुझे। सौदामिनी के मोटापे का मजाक बनाए है ना, इसका भुगतान तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। बहू को कामों में अस्त व्यस्त देखकर सास दबे पांव उसके कमरे में घुसकर कबोर्ड में रखी साड़ी को प्रेस से जलाकर कहती है, अब देखती हूँ कैसे पहनती है ये जली हुई साड़ी। सास कमरे से जाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी निगाहें आईने के पास सजी हुई मेकअप पर घूम जाती है और झगड़ा मोल लेने के लिए वो सारा मेकअप तहस नहस करके कहती है, आहा, अब जैसे ही बहू इस टूटी फूटी काया पलट की किट को देखेगी, जीते जी समाधि पर लेट जाएगी। कामकाज खत्म करके जैसे ही बहू कमरे में आती है तभी उसकी सीधी नजर शीशे पर जाती है। मेरा मेकअप किट कैसे टूट गया और ये कपड़ों की अलमारी खुली कैसे है? जैसे ही बहू अलमारी खोलती है तो जली हुई साड़ी उसके हाथ लग जाती है। तभी राजेश और सुरेश दफ्तर से घर में घुसते हैं। गुस्से से तिलमिलाई बहू बोलती है, माँ जी, कहाँ है आप माँ जी? अरे क्या बात है बहू रानी, यूं गुस्से में गरज क्यों रही हो? ज्यादा भोली बनने का ढोंग मत कीजिए माँ जी, मुझे मालूम नहीं था कि आप लड़ने झगड़ने के साथ साथ लोमड़ी जैसे शातिर भी हैं। मैंने आपको साड़ी देने से मना क्या किया, आपने मेरी साड़ी जला दी, यहाँ तक कि मेरे महंगे मेकअप किट को भी बर्बाद कर दिया। अरे बहू, ये क्या बक रही है? मुझे तेरे मेकअप से क्या मतलब है? देख, आज मेरा झगड़ा झंझट करने का कोई इरादा नहीं, तो आप मुंह नहीं खोलोगी? ठीक है, कसम है मुझे मेरे मेकअप किट की। आपको दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी आपकी बहू बबीता नहीं। इतने के बाद दोनों सास बहू के बीच तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे बस भी करो, आप सास बहू जब देखो झगड़े झंझट के चक्कर में घर को महाभारत का मैदान बनाए रहती हो। अरे आप दोनों के झगड़े ने हम बाप बेटे का हाल बेहाल कर दिया है। अरे कुछ तो सोचो हमारे बारे में। अरे मुझे क्या कहता है, अपनी झगड़ालू बीवी को बोल। फिर दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती हैं और सुरेश कहता है, राजेश, अब बेटा अब जो है पानी सर से ऊपर हो रहा है। ये जो है इस सास बहू के कलेश का कोटा ऐसे बंद नहीं पड़ने वाला। अब हम बाप बेटे को ही कुछ पैरवी पैतरा आजमाना पड़ेगा, बुझ रहा है? अगली सुबह जब बहू चौखट पर झाड़ू लगा रही थी तभी मोहल्ले में रहने वाली चुगलखोर मंडली की मंगला बहू से बोलती है, अरे कैसी है सौदामिनी की बहू? मेरी छोड़िए मंगला मौसी, आज आप अपनी चुगलखोर मंडली को छोड़कर मेरा हालचाल पूछने कैसे चली आई? अब बहू मंगला तेरी झगड़ालू सास के जैसे पत्थर दिल थोड़ी है। जाने क्या देख परख कर तेरे मायके वाले ने तुझे इस झगड़ालू लुगाई की बहू बना दिया। सारा दिन तुझ लाचार बहू से लड़ती झगड़ती रहती है, खुद तो खा खा कर बाहुबली बनी बैठी है, मगर तुझे बहू से बाई बना दिया है। अरे ऐसी सास को तो नरक भी नसीब नहीं होगा। हॉल में बैठी झगड़ालू सास कान खड़े करके मंगला और अपनी बहू की बात सुन रही थी, जिसके कारण गुस्से से सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो चौखट पर आने को बढ़ती है उतने में बहू मंगला पर बिगड़ जाती है। मंगला मौसी, अपनी ये चंटी चाट भरी चाल किसी और के सामने चलना। बबीता अपनी सास की बुराई में एक शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात झगड़े की, तो हर सास बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। जाइए, जाकर कहीं और कीजिए मंथराई। हाँ हाँ, रुकना भी कौन चाहता है। अपने प्रति पहली बार बहू के मुंह से बड़ाई सुनकर सास के मन में बसे बहू को लेकर सारे बैर मिट जाते हैं। फिर उस रात जब सास खाने की मेज पर बैठी हुई थी तभी बाप बेटे वहां आते हैं। अरे आ गए आप, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। खाने पीने की छोड़ो भाग्यवान, आज हम दोनों बाप बेटे ने एक जरूरी फैसला लिया है। कैसा फैसला ससुर जी? हम बाप बेटे ने तुम्हें हर तरह से समझा बुझा कर देख लिया, मगर तुम सास बहू का झगड़ा जो है इस सलटने का नामे नहीं लेता है? इसीलिए मैं तेरी सास को जो है वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, कलेश तो कटेगा कम से कम।
ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू उफन पड़ते हैं। तभी राजेश कहता है, माँ कहीं नहीं जाएगी पिताजी। सारे फसाद की जड़ मेरी बीवी बबीता है, इसलिए अब ये अपने मायके जाएगी। फैसला सुनकर सास का मुंह फीका पड़ जाता है और वो चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है, बस करो तुम दोनों बाप बेटे। तुम होते कौन हो हम सास बहू को अलग करने वाले? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर होती रहती है। अरे बिना कलेश लिए तो मैं रह लूंगी, मगर बिना बहू के मुझ बुढ़िया का दिन कैसे कटेगा? माँ जी, बगैर आपकी डांट के मैं भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने बहू होने का कोई अदब नहीं निभाया, हमेशा आपके ताने बानों का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सभी गिले शिकवे भुलाकर सास बहू गले लग जाती हैं। तभी दोनों बाप बेटे चीख पड़ते हैं, हमारा प्लान सफल रहा। कैसा प्लान? हमने तुम सास बहू के झगड़े को सुलझाने के लिए सारा खेल रचा था, जिसमें मंगला ने हमारा साथ दिया था। ये सुनकर सास बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं और इस तरह से बाप बेटे की साजिश ने झगड़ालू सास बहू का मेल करा दिया। मगर हर कुछ दिनों पर सास बहू के कलेश का क्लाइमेक्स नजर आ ही जाता है।